वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोहजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो ये है हमारी क्लास 6 की विज्ञान की क्लास, जहाँ पे हम चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर को कवर कराएंगे। और अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा के रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा चैप्टर आपको हमने एक एक पॉइंट को समझाया है, उसकी लिंक दी गई है। लिंक पे टच करेंगे, सारे चैप्टर आ जाएंगे। जो भी चैप्टर पढ़ना है आप उसको पढ़ लीजिए। तो फिलहाल यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें वो कह रहा है आवास किसे कहते हैं। ठीक है, आवास मतलब घर किसे कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु, अन्य जीव रहते हैं, उनका आवास कहलाता है। मतलब जो भी हो, जीव हो, जंतु हो, पौधे हो, कोई हो, जो चीज वहां रह रही है तो वही उसका क्या हो जाएगा, आवास हो जाएगा, वही उसका घर हो जाएगा। ठीक है, आवास का अर्थ है एक निवास स्थान या घर। ठीक है, जीव अपने भोजन, पानी, हवा, आश्रय और अन्य जरूरतों के लिए अपने आवास पर निर्भर करते हैं। कई प्रकार के पौधे और जानवर समान आवास साझा करते हैं। मतलब जो भी हमें चाहिए होता है अपने जीवन यापन के लिए, सब चीज के लिए हम किस पर निर्भर करते हैं, अपने आवास पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, कभी कभी हमने देखा है कि कई प्रकार के पौधे और जानवर जो होते हैं वो अपने आवास को साझा भी करते हैं। साझा का मतलब मिलजुल कर भी रहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्रैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। मतलब क्रैक्टस जो है वो किस प्रकार, वो मतलब वहां पानी भी नहीं है, इतनी सारी धूप है, वो किस प्रकार अपने आप को वहां पे जिंदा रखे है। क्वेश्चन का मतलब ये है, मतलब किस प्रकार वो वहां पे जीवित है वहां पे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रैक्टस की पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या तो कांटों का रूप ले लेती हैं। इससे इन पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन से जलहास में कमी आती है। इसका तना पत्ती जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है। मतलब क्या है इतनी बात का, तो क्रैक्टस जो पौधा होता है आपने देखा होगा, इस पौधे में या तो पत्तियां होंगी नहीं, अगर पत्तियां होंगी तो वो किस फॉर्म में होंगी, कांटों के रूप में होंगी। मतलब जो कांटे होते हैं वो पत्तियों का रूप ले लेते हैं। ठीक है, मतलब पत्तियां जो होते हैं वो कांटों का रूप ले लेती हैं। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि पत्तियां जो होते हैं वाष्पोत्सर्जन ज्यादा करती हैं। जब पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं तो उनमें वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो कम होता है। जब वाष्पोत्सर्जन कम होगा मतलब उसमें जल, उस पौधे में जल की कमी जो है, वो जल जो है उड़ जाता है, वो कम उड़ेगा। ठीक है, तो इसका तना जो होता है पत्ती जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है। और इसका तना कुछ पेड़, मतलब कुछ पौधे जो होते हैं क्रैक्टस फैमिली के, वो पत्ती के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उसका जो तना होता है खुद ही वो पत्ती के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो खुद ही पूरा तना ही पत्ती के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो वही जो पत्ती तना ही क्या करने लगता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने लगता है। मतलब कि यही चीज यहाँ पे लिखी है, इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण आमतौर से तना द्वारा किया जाता है। मतलब वैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है पौधों में कौन करता है, भोजन कौन बनाता है, पत्ती बनाती है। जब तना ही पत्ती का रूप धारण कर रहा है तो तना ही क्या बनाने लगेगा, भोजन बनाने लगेगा, या कह लो वो अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने लगेगा। अब तना जो होती है मोटी मोम जैसी परत से ढका होता है। अब तना जो होता है मोटी मोम जैसी परत, मतलब उसकी स्किन जो होती है मोटी होती है, चिकनी होती है, इस तरीके से वो ढका होता है, जिससे क्या होता है पानी जो है बनाए रखने में मदद मिलती है। ठीक है, जो पानी को बनाए रखने में मदद करता है। मतलब वाष्पोत्सर्जन जो होता है कम मात्रा में होता है। अब जैसी जगह वैसे उनका जीवन यापन, वैसी ही उनकी प्रकृति भी हो जाती है। ठीक है, अब पानी की कमी है तो वो खुद के अंदर उनकी प्रकृति जो है इस तरीके से हो गई है कि वो उनका पानी जो है ज्यादा से ज्यादा वाष्पोत्सर्जित होता है। फिर लिखा है आगे, क्रैक्टस के पौधे की जड़ें होती है जो पानी को अवशोषित करने के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक जाती है। तो क्रैक्टस की जड़ें जो होती है मिट्टी में काफी अधिक गहराई तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो काफी अधिक गहराई पर होता है, और पानी चाहिए कैसे, तो वो अपनी जड़ों को ज्यादा गहराई तक पहुंचाएंगे जिससे वो पानी को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। अगर आपको फिर से पढ़ना है तो फिर से पढ़ लीजिए। क्रैक्टस की पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या कांटों का रूप ले लेती हैं। इनसे इन पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में कमी आती है। इनका
पत्ता, सॉरी, इनका तना जो होता है पत्ती जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण आमतौर पर तनों द्वारा किया जाता है। तना मोम जैसी परत से ढका होता है जो पानी को बनाए रखने में मदद करता है। कैक्टस के पौधे की जड़ें होती हैं जो पानी को अवशोषित करने के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक जाती हैं। ठीक है, आपको ये सारे नोट्स चाहिए हैं, ठीक है, और आपको बुक्स वगैरह पढ़नी है तो आप क्या करो, हमारे ऐप पे चले जाओ। ठीक है, ऐप भी दिखा देते हैं। ये है हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर में जाइएगा, ये मत सर्च करिएगा, जोजस स्टडी इस चैनल का नाम सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगा। चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, लिंक से भी आप जा सकते हैं, तुरंत आप पहुंच जाएंगे और ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम की बुक्स आपको मिल जाएंगी, साथ में ये सारे के सारे सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। और साथ में ये है हमारा क्लास 6 का चैनल जिसका नाम है जोजस मैथ्स क्लास 6। ठीक है, यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं बिल्कुल शुरू से। यहाँ पे मैथ्स और साइंस दोनों ही पढ़ाई जा रही है। अगर आपकी डिमांड आई तो अदर सब्जेक्ट को भी देख लेंगे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये ऐसे ही हमारा ये 7th का स्पेशल चैनल है, ये ऐप का चैनल है। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो यहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये कह रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है पौधे और एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं क्या कहलाते हैं। तो पौधे और जंतुओं में पाए जाने में जो लक्षण होते हैं जो उन्हें उस वातावरण में रहने योग्य बनाते हैं वही उनका अनुकूलन कहलाता है। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में यही आपने अनुकूलन वर्ड देखा था, मतलब ये कैरेक्टर्स पौधे वहां कैसे अनुकूलित है, कैसे रह रहे हैं, तो यही जो लक्षण है वही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को क्या कहते हैं, स्थलीय आवास कहते हैं। मतलब स्थल पे जो रहेंगे उन ऐसे घरों को हम क्या कहेंगे, स्थलीय आवास कहेंगे। फिर लिखा है वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं ऐसे आवास को क्या कहते हैं, तो ऐसे आवास को जलीय आवास कहते हैं। भाई जो जल के अंदर रहेगा उस आवास को हम क्या कहेंगे, जलीय आवास कहेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मृदा जल एवं वायु। ठीक है, मृदा जल एवं वायु किसी आवास के कैसे घटक हैं, तो मृदा जल वायु ये सब अजैव घटक है। अजैव का मतलब क्या होता है, इनमें क्या होता है, अजैव घटक का मतलब होता है इनमें जान नहीं होती है। क्या मृदा में जान है, नहीं। जल में जान है, नहीं। वायु में जान है, नहीं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अजैव घटक कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं तो क्या कहलाते हैं। अगर हम किसी चीज के प्रति अनुक्रिया कहलाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तो ऐसी चीजों को हम उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड आपको लर्न रखना पड़ेगा। थोड़ा नया वर्ड आपके लिए लगेगा पर ये आपको लर्न रखना ही पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन है हमारा 4th वाला। ये कह रहा है निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं की बात की गई। हल निर्जीव है, तो बिल्कुल हाँ, हल निर्जीव है। छत्रक निर्जीव है, सिलाई मशीन निर्जीव है, रेडियो निर्जीव है, नाव निर्जीव है, केचुआ निर्जीव है, नहीं। जलकुंभी निर्जीव है, नहीं। ठीक है, क्योंकि ये पेड़ है। तो निर्जीव वस्तुओं पे निशान लगाना था तो हमने लगा दिया है हल, सिलाई मशीन और रेडियो, नाव। यहाँ पे छत्रक का मतलब मैंने छाते से लिया। एक्चुअली यहाँ पे छत्रक का मतलब जो है वो मशरूम से है। तो मशरूम जो होता है वो हमारा सजीव में आता है, वो एक पौधे की प्रजाति में भी आता है। ठीक है, फंगस होता है। तो ये छत्रक जो होता है वो हमारा सजीव में आता है। ठीक है, तो निर्जीव वस्तुएं हमारी क्या हो जाएंगी, हल, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 5वां। किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिनमें सजीवों के 2 लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब वो निर्जीव तो है पर उनमें सजीवों के लक्षण भी हैं। ठीक है, सजीव क्या करते हैं, गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, पर पेड़ पौधे जो होते हैं वो गति नहीं करते हैं। ठीक है, पर वो सजीव है। लेकिन हमें आंसर क्या देना है, निर्जीव है पर वो क्या करते हैं, उनमें सजीवों के 2 लक्षण। तो हमारा आंसर हो जाएगा बस और मशीन दोनों ही गति करते हैं और ऊर्जा भी ग्रहण करते हैं। ऊर्जा ग्रहण करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि दोनों में क्या डाला जाता है,
पेट्रोल डीजल वगैरह डाला जाता है, मतलब उनको चलाने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा दी जाती है, ठीक है। परंतु ये क्या है, बस और मशीन ये हमारे निर्जीव होते हैं, ठीक है। इनमें क्या डाला जाता है, पेट्रोल डीजल जो भी डालना हो वो डाला जाता है, ठीक है। फिर अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तु किसी समय सजीव का अंश थी? निर्जीव वस्तुएं बतानी है जो किसी समय सजीव का अंश थी पर वो अब निर्जीव हो गई हैं। तो आंसर हो जाएगा मक्खन, मतलब इन्होंने कुछ ऑप्शन दिए उसमें से बताना है। मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नमक और सेब और रबड़, ठीक है। तो मक्खन कहाँ से मिलता है? दूध से। दूध कहाँ से मिलता है हमें? वो मिलता है किसी सजीव इंसान, मतलब इंसान से क्या, गाय भैंस से मिलता है, ठीक है। तो वो हमारे सजीव थे, मतलब ये आंसर में हमारा आ जाएगा क्योंकि मक्खन आया किसी सजीव से। चमड़ा भी जानवरों की खाल वगैरह से मिलता है, तो जानवर तो हमारे सजीव में आते हैं, तो चमड़ा भी आंसर हो जाएगा। मृदा तो मिट्टी है, तो ये तो नहीं होगा। ऊन जानवरों से मिलती है, तो सजीव का हिस्सा थे, तो ऊन भी हमारा आंसर में हो जाएगा। बिजली का बल्ब तो बनाया जाता है, ये आंसर में नहीं होगा। खाद्य तेल तो ये भी हमारे या तो पेड़ों से निकाला जाएगा या तो जानवरों से निकाला जाएगा, तो ये भी हमारे सजीव का हिस्सा हुए। नमक, नमक तो समुद्र से मिलता है, तो ये तो नहीं होगा। सेब पेड़ से उगते हैं, तो ये सजीव का हिस्सा है, पेड़ हमारे सजीव होते हैं। रबड़ भी पेड़ों से मिलती है, दूध पेड़ों के दूध से, तो ये भी सजीव का हिस्सा है। तो हमारा आंसर में क्या आ जाएगा? मक्खन, चमड़ा, ऊन, खाद्य तेल, सेब और रबड़, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। तो सजीवों के लक्षण बताने हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वे श्वसन मतलब सांस लेते हैं और उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, मतलब निकालते हैं। अपने पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया उनकी रहती है, जैसे जैसा हमारा वातावरण वैसे हम हमारे अंदर चेंजेज आते हैं। प्रजनन करते हैं, बढ़ते हैं और गति दिखाते हैं, मतलब बच्चे पैदा करते हैं, उनमें ग्रोथ होती है और गति होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हमारा 8वां। घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है? ठीक है, संकेत दिया है घास स्थल आवासों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब आंसर हम अपना देख लेते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? घास के मैदान में पेड़ और छिपने के कम स्थान होते हैं, जानवर शिकारियों जैसे बाघ, शेर, भेड़े आदि की चपेट में है, ठीक है। वे केवल जीवित रह सकते हैं और बच सकते हैं यदि वे तेजी से भाग सकते हैं, इसलिए जानवरों के लिए घास के मैदानों में जीवित रहने के लिए गति महत्वपूर्ण है जो वहां रहते हैं। मतलब इसका आंसर बस इतना है। इन्होंने कहा था घास के जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहां अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है, घास स्थल आवासों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम क्यों होती है, घास ज्यादा क्यों होती है। भाई क्या होता है भाई, वहां हर तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, छोटे जीव जंतु भी पाए जाते हैं, बड़े जीव जंतु भी पाए जाते हैं। बड़े जीव जंतु जैसे शेर, बाघ ये सब क्या करते हैं, छोटे जानवरों को वो करते हैं, शिकार करते हैं। अब शिकार करते हैं तो वो ऐसी जगह पे घास वास ज्यादा होती है जिससे वो उन जगह पे छिप सके और उनको भागने में आसानी हो। इसका आंसर बस इतना है। और इन्होंने कहा है कि इनका वो भी बताओ, क्या कहते हैं, इनकी स्ट्रक्चर भी बताओ, कौन किसको खाता है, ये जो संरचना होती है। तो इस तरीके से कुछ है हमारा। घास जो है वो कौन खा रहा है? ये खा रहा है, कौन है ये? जेब्रा खा रहा है, ठीक है। और घास को ये बारहसिंगा खा रहा है। ये दोनों ये जानवर कैसे हैं? ये हमारे शाकाहारी जानवर है। और इन दोनों जानवरों को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। अब जब शेर को मर जाता है तो उसको कौन खाता है? गिद्ध खाता है, ठीक है। यहाँ पे एक संरचना दिखाई गई है जो कि आपको याद रखनी है। आपको ये चित्र वगैरह नहीं बनाने हैं, बस आपको इनके नाम लिख लेना है, ठीक है, और इनको बना देना है, ठीक है। और आगे चलते हैं। अच्छा, हमारा जो पूरा चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। तो भाई लास्ट हो गई है, मतलब हमारी क्लास जो है खत्म हो गई है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना और अपने क्लास 6 वाले चैनल पे भी चले जाना, ठीक है। वहां पे बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।